ड्राइवर बिल करा के आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ, कितना हुआ बिल? सर 1000 रुपीज। एक काम करो, इसे 1500 रुपये कर दो। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? 1500 रुपये करने में क्या दिक्कत है? और तुम जानती हो ना, मैं अपने साहब और मैडम को हर बार यहीं खाना खिलाने लाता हूँ। अगर तुम पैसे बढ़ा के नहीं दोगी ना तो कहीं और ले जाऊंगा उन्हें मैं। बढ़ा दो पैसे। सर ये हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा, बदनामी होगी अगर मैं आपको ऐसे पैसे बढ़ा के बोलती हूँ तो। आई एम सॉरी बट मैं ये सब नहीं करती हूँ। आप प्लीज उन्हें 1000 रुपए ही बोलिए। आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? किसी को कौन बताएगा? मैं तो किसी को बताने वाला हूँ नहीं, और आप भी किसी को मत बताइएगा। और रही बात मेरे साहब की, तो आपको अच्छे से पता है मेरे साहब लंच और डिनर ना यहीं करते हैं। अगर तुम मुझे पैसे बढ़ा के नहीं दोगी ना तो यहाँ साथ में और भी रेस्टोरेंट है, मैं अपने साहब को ना वहाँ ले जाऊँगा और उनसे बोल दूंगा कि इस रेस्टोरेंट का खाना ना अच्छा नहीं है, नकली मसाले यूज़ करते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो साहब तो मेरी बात मानेंगे ना, तो तुम्हारे ही कस्टमर खराब होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ 1500 रुपये कर दो, तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, कर दो। देखिए सर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मेरे बॉस को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा काम खराब हो जाएगा और मैं क्या करूंगी उसके बाद में। और मेरे सर बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ये सब नहीं कर सकती। अब मैं आपसे इंसिस्ट करती हूँ, आप प्लीज पूरे पैसे उनसे लीजिए, मैं पूरे ही दूंगी। मैं 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकती हूँ, प्लीज सर। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि आपके सर ना यहाँ पर आते नहीं है, उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं तो वहाँ पर बिजी रहते हैं। और ये सारा रेस्टोरेंट आपको दे रखा संभालने के लिए। यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं ना उनको आप ही हैंडल करती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप पैसे बढ़ा दीजिए ना, इसमें आप ही का तो फायदा है। और मैं आपसे कुछ और थोड़ा ना बोल रहा हूँ, खाली पैसे तो एक्स्ट्रा करने हैं, सिर्फ 500 रुपये। हर मुझ गरीब का कुछ भला हो जाएगा, 500 रुपये कमा लूंगा। मेरे साहब तो वैसे बहुत पैसे वाले हैं, 1500 रुपये से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको एक बात बताऊँ, वो जो साथ वाला रेस्टोरेंट है ना, पहले मैं अपने साहब को ना वहीं खाना खिलाने ले जाता था, लेकिन मैंने उनसे भी बोला था कि बिल बढ़ा के दे दिया करो, उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद मैं अपने साहब और मैडम को ना यहाँ खाना खिलाने लाता हूँ। बहुत सारी बातें बोली थी मैंने कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, इसलिए तो मेरे साहब मैडम यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए। अब अगर आप भी मुझे बिल बढ़ा के नहीं देंगी ना, उन्होंने बोल दूंगा ये लोग ना बहुत बेईमानी करते हैं, अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, तो साहब मेरी बात मान लेंगे। और मेरा क्या है, मुझे तो साहब को लंच ही कराना है और डिनर कराना है। मैं कहीं भी ले जाऊँगा ना, जहाँ मर्जी, जिस मर्जी ढाबे के आगे या जिस अच्छे रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी खड़ी कर दूंगा, साहब तो वहीं जाएंगे खाना खाने। नुकसान होगा किसका? आपका। आपके कस्टमर खराब होंगे। तो सोच लीजिए मैडम जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं देती हूँ बिल बढ़ा के, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप किसी को मत बताना। मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं बिल बना के दे देती हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी को मत बताना। हाँ हाँ, जल्दी करिए। ये लो। सर चले? हाँ, बिल कितने का हुआ? वो सर 1500 रुपये का हुआ था, दे दिए मैंने सारे पैसे, अब चलते हैं। 1500? पर हमने तो सिर्फ एक ही चीज ऑर्डर करी थी, उसके 1500 रुपए ले लिए इन्होंने। इतना महंगा बिल? वो क्या है ना मैडम, ये रेस्टोरेंट ना थोड़ा महंगा है और यहाँ का खाना भी अच्छा होता है ना, इसलिए वो सर्विस चार्ज, जीएसटी, पता नहीं क्या क्या लगा कर ना इतना बिल बना ही देते हैं। अच्छा सुनिए, हम ना अगली बार किसी और रेस्टोरेंट पे चलेंगे, इसने तो अपने रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। सही कह रही हो। अरे नहीं सर, कहीं और जाने का फायदा ही नहीं है। आपको पता है ना ये लोग खाना कितना अच्छा बनाते हैं, और आसपास में जितने रेस्टोरेंट है ना, इन लोगों के मसाले अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ का खाना खाकर ना पेट खराब हो जाता है। इसलिए तो मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पर लंच कराने लाता हूँ। सर इसकी कोई दिक्कत नहीं है कहीं और जाने की। अगली बार जब हम आएंगे ना तो मैं उन लोगों से बात कर लूंगा, थोड़ा सही से पैसे लगा लेंगे। चलो सर आप बैठिए, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या ऑर्डर करना है? जो भी मन करे। हाँ, करता हूँ Excuse me, ऑर्डर। जी सर, मुझे आपको कुछ बताना था। जी बताइए, क्या कहना? सर आपका जो ड्राइवर गया है ना अभी, सर वो यहाँ जब भी आता है ना, आप उसे बोलते हो बिल लेने के लिए, तो वो बिल में ना पैसे ऐड करवा देता है। मैं उसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे धमकी देता है और पैसे ऐड करवा लेता है। अभी लास्ट टाइम भी ना मैंने उसको मना किया था कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, तो धमकी देने लगा कि मैं अपने सर और मैम को यहाँ दोबारा नहीं लेकर आऊँगा और तुम्हारा नाम बदनाम करवा दूंगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन गिरा दूंगा। और उसी की प्रेशर में आके मुझे पैसे बढ़ाने पड़े। बस यही मुझे आपको बताना था कि आपका ड्राइवर आपको कैसे धोखा दे रहा है, आपके पैसे कैसे ऐड रहा है। वो अच्छा इंसान नहीं है, आपको ठग रहा है सर। जी मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा का बिल बनवाता है, कोई बात नहीं।
क्यों? लेकिन वो तो चोरी कर रहा है ना सर, आप उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इससे आपका ही नाम खराब हो रहा है। जी हाँ, जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक ये हरकत करता है, कब तक इस तरह से पैसे चुराता है, या कब तक जो असली हकीकत है वो मुझे नहीं बताता। देखिए, वो मेरे पास पिछले 10 साल से काम कर रहा है। पहले मेरे फादर के लिए गाड़ी चलाता था, अब मेरे लिए चलाता है। और आज तक मैंने उसमें कभी बेईमानी देखी नहीं है। हमेशा से उसको एक अच्छा इंसान, ईमानदार, टाइम पे रहना, टाइम पे पंक्चुअलिटी, सब चीज़ देखी है मैंने उसके अंदर। लेकिन अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और अगर मैं उसका आज साथ दे रहा हूँ तो उसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि एक मोमेंट था जब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। 1 साल तक शायद मैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं दे सकता था। उस वक्त ये अकेला इंसान था जो मेरा साथ देने को तैयार था। 1 साल तक इसने मुझसे सैलरी नहीं ली। अपना घर कैसे चलाया मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब ऐसा ये क्यों कर रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। मेरी बहुत इज्जत करता है, इसलिए मुझे शायद ये सब चीज़ें नहीं बता रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें बहुत जल्दी बताएगा। कहीं ना कहीं बताऊँ तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इतने साल सर्विस करने के बावजूद उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि वो मुझे बता सके कि एग्जैक्टली उसे प्रॉब्लम क्या है। बाकी बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो जितने का बिल चाहे उतने का बिल उसको बना के दे दीजिए। कोई बात नहीं सर, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, वो मैंने कर दिया। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी करें। थैंक यू। और आगे से वो जितने का भी बिल कहेगा मैं आपको बना के दे दूंगी। हाँ, कितना बिल हुआ? 2000 रुपीज़ का सर। ठीक है, 2500 का बिल बना दो। और सुनो, मेरे सर मैडम ना वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये बात पता नहीं लगनी चाहिए तो मैं हमेशा बिल में पैसे बढ़वाता हूँ, वरना नौकरी से निकाल देंगे मुझे। और हाँ, अगर मेरी नौकरी गई ना तो तुम याद रखना, तुम्हारे रेस्टोरेंट का ना नाम खराब कर दूंगा मार्केट में, सबको बता दूंगा कि तुम लोग ना खाना कितना बेकार बनाते हो। मेरी वजह से चल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोगों को लेकर आता हूँ यहाँ पे। चलो बनाओ बिल। मैं आपको बिल दे देती हूँ। आपका बिल ऑलरेडी बना चुकी 2500 का, ये लीजिए। क्या बात है, सुबह जब आया था तो तुम बड़ी चिक कर रही थी कि मैं बिल बढ़ा के नहीं दूंगी, मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाएगा। अब एक बार बोलने पे ही तुमने 2500 का बिल भी बना दिया। क्या बात है भाई, बहुत समझदार हो तुम। डोंट वरी सर, मैं तो सिर्फ इसलिए ही कर रही हूँ ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूँ, और क्या पता आपके साथ कोई मजबूरी रही हो जो आप ही कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है, मेरी क्या मजबूरी और क्या नहीं, मैं जो मर्जी करूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली? देखिए सर, मुझे इतना तो जरूर पता है कि आप पक्का मजबूर हैं, कि आपके पास ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। आपको देख के लगता है कि आप गरीब घर से हैं, और इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि गरीब इंसान बेईमान नहीं, ईमानदार होता है। उसको अपनी नौकरी, अपना ईमान सब बहुत प्यारा होता है। वो कभी किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकता, और आपके चेहरे से साफ झलकता है कि आप दर्द में हैं, परेशान हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, वरना शायद नहीं करते। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब? सही कहा आपने, हम लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन बेईमान नहीं होते। जब भी कोई गरीब ऐसे चोरी चकारी करता है या अपने मालिक के पैसे ठगता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और ये पैसे ठगने के पीछे भी ना मेरी एक वजह है। दरअसल मेरे मालिक ना बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं। मैंने उनसे कई बार बोला कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, वो हमेशा मेरी सैलरी बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार मजबूरी कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। दरअसल मेरा छोटा बच्चा है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर के पास गया था चेकअप कराने के लिए, तो उसे कैंसर बताया है। उसके इलाज में बहुत पैसे लगने हैं, पर मैं सर को ये बात नहीं बता सकता। अगर सर से पैसे मांगूंगा या उनसे बार बार बोलूँगा सैलरी बढ़ाने के लिए, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा हूँ। बस इसीलिए मैं सर को नहीं बताना चाहता था। और जहाँ भी मैं सर को खाना खिलाने ले जाता हूँ या कोई भी सामान परचेज कर कर लाता हूँ, उसमें हमेशा बिल बढ़ाकर लिखवा लेता हूँ, ताकि मैं 200, 500, 1000 करके पैसे जोड़ सकूँ और अपने बच्चे का इलाज कर सकूँ। वरना मेरा मन अंदर से कभी गवाही नहीं देता
कि मैं इतने अच्छे सर के साथ कुछ गलत करूं। बस मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं ये सब करना छोड़ दूंगा और सही वक्त रहते ही अपने सर को सारी बात भी बता दूंगा कि कैसे मैंने उनके साथ धोखेधड़ी करी, उनके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। पर प्लीज़ मैं जब भी सर को और यहाँ पर लेकर आऊँ या मैडम को लेकर आऊँ, आप सर को और मैडम को ये बात मत बताइएगा, क्योंकि सर की नज़रों में मेरी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि मैं सर की नज़रों में गिर जाऊँ। देखिए सर, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि आपके बेटे को कैंसर है और आप इसलिए ये सब झूठ बोल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आपकी ये मजबूरी है। और मैं आपको सर एक सलाह देना चाहूँगी। आपने ही बताया ना कि आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आप पे बहुत भरोसा करते हैं, वो भी आंख बंद करके। तो अब बता दीजिए ना उन्हें, कब तक ऐसे छोटी चोरी करते रहेंगे? एक बात बताइए, अगर उन्हें पता चल गया कि उनका वफादार ड्राइवर उनके साथ ऐसे धोखाधड़ी कर रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा? उनका दिल तो टूट ही जाएगा, जिसपे वो इतना ट्रस्ट करते हैं, वो ऐसे कर रहा है उनके साथ, ऐसे ठगी कर रहा है। ये पैसे तो आपके उतने काम नहीं आएंगे। क्या पता उन्हें पता चले कि आप इतने मजबूर हैं, आपके बेटे को कैंसर हो गया है, तो वो आपकी मदद कर दे, आपकी सैलरी बढ़ा दे। मैं तो यही कहूंगी कि आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए, पक्का वो आपकी मदद कर ही देंगे। अब आप ही नहीं बताया ना कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं। अभी जो मजबूरी मैंने आपको बताई है ना, मैं उस मजबूरी में घिरा हुआ हूँ, क्योंकि सर को सच्चाई बताने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे की ज़िंदगी। बस एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए, फिर मैं सर को सब कुछ बता दूंगा। और जब तक जैसे भी ये चलेगा ना, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है और मेरे सर भी मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, और वो ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना। पर उस भगवान को ये भी पता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, गलत नहीं कर रहा हूँ, बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। और आप चिंता मत करिए, मैं अपने सर को सब कुछ बताऊंगा। बस एक सही वक्त का इंतजार है मुझे। चलिए, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। ये लीजिए 2000 रुपये। मैं होप करती हूँ कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपको ये सब ना करना पड़े। आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं भी आपकी मदद कर दूँगी। बेटा, टेंशन 3 प्रकार की होती है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट बेटा जो हम कर चुके हैं, और प्रेजेंट। अंकल, नमस्ते सर। सर क्या चल रहा है? सर वो क्या है ना कि मैं अपनी बेटी को ना इंग्लिश की टीचिंग दे रहा था। अगर उसको टीचिंग ही देनी तो घर पे दीजिए ना। ये ऑन ड्यूटी ऑफिस के बाहर ऐसे बिठा के अब उसको पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है क्या ये सब? सर आई एम रियली सॉरी सर। ये इंग्लिश बोल के ना मेरे सामने ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है आपको। एक काम करो, आप छुट्टी ले लो, मैं दूसरा गार्ड देख लूंगा। आप अपनी बेटी को पढ़ाओ और इसके एग्जाम पे ध्यान दो, मैं किसी और को देख लूंगा। ये अफसर बन जाएगी तब आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। जाओ आप लोग। अरे नहीं सर, सर प्लीज सर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज सर। व्हाट डू यू मीन मैं गलती हो गई? आपकी उम्र का लिहाज करता है उसका मतलब कुछ भी करेंगे? कभी लेट आते हैं, कभी कुछ करते नहीं है, कभी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं आपकी। और अगर इतना ही है ना तो एक काम करो, आप परमानेंट छुट्टी ले लो, काम ही मत करो यहाँ पर। सर आप तो जानती हैं कि पिछले 5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रह के आपसे मैंने जितना भी कमाया सब सर मैंने अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए लगाया सर, कि मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, वो कुछ बन जाए। बस सर, हर बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे कुछ बन जाए। सर मुझसे गलती होगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा सर। इसी बात की इज्जत कर रहा हूँ, समझ में आया आपको? लेकिन आपसे बात तो करनी पड़ेगी। आओ कैबिन में बात करते हैं, और लेके आना इनको भी साथ में। सर सॉरी पापा। क्या चल रहा था बाहर? सर प्लीज सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज सर। नौकरी से ना निकालो? तुमने जो हरकत की है वो नौकरी से निकालने वाली की है। क्या दिखाना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मेरे ऑफिस के बाहर बैठ के तुम ऐसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कोई क्लाइंट आ जाए बीच में, फिर क्या करोगे? क्या करोगे बताओ ना। सर मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज सर। देखिए अंकल, ये ना आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई और होता ना, मैं अच्छे से बता देता उसको कि मैं क्या कर सकता हूँ। जितना बाहर आप, वो तो अच्छा है मैंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया कि आप कर क्या रहे। ट्यूशन क्लासेस चलाना चाहते हैं बाहर, 2-4 बच्चे और बिठा लीजिए, उनको बिठाइए, पढ़ाइए आराम से, क्या दिक्कत है? क्यों जी, पढ़ाना चाहिए ना।
देखिए, हमारे पिताजी को माफ़ कर दीजिए। वो बस हमारी वजह से हमें पढ़ा रहे थे। अगर हम ही नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी यहाँ पे आएंगे भी नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर, मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई नहीं है सर। बस मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ सर। जो भी कमाता हूँ सब अपनी बेटी पे लगा देता हूँ, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके सर। बस और कुछ नहीं सर। सर वो क्या है ना कि मैं यहाँ आपकी गार्ड की नौकरी करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए कभी कभी मैं उसको यहाँ बुला लेता हूँ। लंच टाइम में मैं उसको पढ़ा देता हूँ सर। और कोई बात नहीं है सर। नौकरी प्यारी है? हाँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज सर। तो जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, और हाँ, जो कहूँगा उसे मान लेना। जी सर। कितने पढ़े लिखे हो तुम? सर आई एम ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन की हुई है तुमने, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों? साहब क्या बताऊं, मेरा अपना बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था सर। उसमें मेरे को बहुत लॉस हो गया। इतना लॉस हो गया कि सर मैं कर्जों में डूब गया। उसके कर्जे उतारते उतारते सर मेरा सब कुछ बिक गया। बस मैं कभी उन कर्जों से बाहर निकल ही नहीं पाया सर, और मजबूरन मुझे ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। क्या करूं, घर चलाना है, अपना पेट पालना है, इसीलिए सर इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है। जो इतना बड़ा हीरा मेरे ऑफिस के बाहर काम कर रहा है और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और किस चीज़ की तैयारी करा रहे हो अपनी बेटी को? सर मेरी बेटी IAS की तैयारी कर रही है सर। IAS बनने का। बीवी कहाँ है तुम्हारी? सर मेरी बीवी ना इसके पैदा होते ही मर गई थी। वो मैं छोड़कर चली गई, तो मैं अकेला रह गया। बस इसकी देख रेख, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना सब मैं ही करता हूँ अपनी बेटी का सर। मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए सर। और कुछ नहीं है सर। 5 साल से तुम मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो और मुझे पता ही नहीं कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड इतना पढ़ा लिखा है। 5 साल पहले का अगर डेटा निकालूं तो तुम्हारा CV कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा मेरे पास। अंकल जी, आप तो काफी पढ़े लिखे हैं। इतना कुछ करने के बाद आप गार्ड की जॉब कर रहे हैं। आप कुछ और जॉब कर लेते ना, आप मुझे बताते, मैं अप्लाई कराता। सर कहाँ अप्लाई करता और क्या ही बिजनेस करता। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना घर बार, ना कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि गार्ड की नौकरी ही सही रहेगी, क्योंकि मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ सर। मुझे हर किसी से हाथ फैलाकर मांगने की आदत नहीं है, और ना ही मैंने किसी से मांगा। मैंने आज तक जो भी किया अपने बलबूते पे किया, अपनी मेहनत से किया, कामयाब बना अपनी मेहनत से बना सर। वो तो किस्मत मेरी खराब थी कि मेरे को ये नुकसान होना था सर, लॉस हो गया, तो मैंने गार्ड की नौकरी कर ली। अब गार्ड की नौकरी से सर जो भी कमाता हूँ, जितने भी पैसे आते हैं, सब अपनी बेटी पे खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरी बेटी कुछ बन जाए। ठीक है, एक काम करो, आज से तुम्हारी छुट्टी है, अपनी बेटी को लो और जाओ यहाँ से। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी का भविष्य कैसे बनाऊंगा सर? सर इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? सर प्लीज सर। क्या कहा मैंने? अगर नौकरी प्यारी है तो जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारी बेटी का एग्जाम कब है? सर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 1 महीने की छुट्टी साइन कर रहा हूँ मैं। अपने घर जाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, पूरी मेहनत करो उसके ऊपर। समझ में आया? सर इसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो सर मैं नौकरी कब करूंगा? अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो मैं इसको कैसे करवाऊंगा सर? प्लीज सर। परवेज जी, अब डरना बंद कीजिए आप। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। आपकी बेटी ने इतने बड़े सपने देखे हैं, तो बस उसको पूरा करने में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ आपकी। मदद?
कैसी मदद सर? आप 1 महीने अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और किसी भी चीज़ की और कोई भी ज़रूरत हो आपको तो आप मुझे आके बोलेंगे, और 1 महीने आपकी बेटी को पढ़ाने की सैलरी मैं आपको दूंगा। आपकी बेटी का यूपीएससी जब निकल जाएगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक काम कीजिए, आपकी सैलरी 15,000 है ना, ये पूरे 15,000 है, ये पकड़िए, पकड़िए, ये लेकर जाइए, और बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी को एडवांस कोचिंग की भी ज़रूरत है, तो मैंने कोचिंग सेंटर में भी बात कर ली है, 1 लाख रुपए फीस है उसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पूरी की पूरी फीस आपकी बेटी की भरूंगा, और देखना आपकी बेटी का यूपीएससी ज़रूर क्लियर होगा। साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो डर गया था कि आज तो मैं पक्का नौकरी से गया, लेकिन साहब आप इंसान नहीं, देवता है साहब, देवता। आपने मुझ जैसे गार्ड के लिए इतना कुछ किया, मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया। साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा साहब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस एक प्रॉमिस चाहता हूँ आपसे, ये आपकी बेटी का जब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा ना तो आप बड़े इंसान बन जाएंगे। शायद मुझ जैसे गरीब कोई याद भी ना रखे, तो बस इतना करिएगा कि भूलिएगा मत मुझे। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो मैंने सोचा कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है, इससे पहले थोड़े से मजाक कर लेता हूँ आपके साथ, और कुछ भी नहीं। नहीं साहब, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरा इतना साथ दिया मेरी बेटी को पढ़ाने में। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज ऑल माइन, जा सकते हैं आप। साहब आपकी बिरयानी। अरे तानिया, तू यहाँ पर? सनी तू? चेतना, 1 सेकंड रुको। तानिया, तुम यहाँ कैसे? मैं बिरयानी का ठेला लगाती हूँ यहाँ पे, तो बस इसीलिए। तुम यहाँ? ओह यार, तुम तो जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई हो, इतना आगे तुम। बिरयानी की रेडी लगा रही हो, क्या क्या बेचती हो? पनीर पकौड़े, मिक्स पकौड़े, बिरयानी, चाय। क्या बात है यार, ये कुछ 30-40 हजार ज्यादा हो गया है। 15 से 20 हजार तो कमाई लेती होगी, 30-40 हजार तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगती होगी, है ना? इतना तो कमाई लेती होगी तुम। सनी कौन है ये? चेतना, ये वो है जिसको तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स इसे? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये मुझे रिजेक्ट नहीं करती ना तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं पाता। थैंक्स बोलो उसको, बोलो बेबी। सनी तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, सोच तुम्हारी गलत थी अभी तक कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ करोगी। जो तुम्हारा ईगो है ना, कि डाउन होना बहुत जरूरी था। और जिसको तुम कहती थी ना कि कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं आता, देख लो आज मेरी बीवी मेरी कंपनी की सीईओ है, समझी? और इतनी बड़ी कंपनी रन करता हूँ ना, इतनी फैक्ट्रीज है मेरे पास, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर अपनी फैक्ट्री का 1/4 बेच दो ना तो ऐसी 4 टपरी आ जाएंगी मेरी। सनी तुम बिल्कुल नहीं बदले ना, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। लोगों को बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, उनका मजाक उड़ाना, हाँ, उन्हें नीचा दिखाना, तुम्हारी आज भी यही आदत है। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे कोई फ्यूचर गोल्स नहीं थे। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था। एंड लुक एट यू, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। आई रियली थॉट कि इतने सालों बाद मिले हो, थोड़ा तो तुम चेंज हुए होगे, पर नहीं। आई एम हैप्पी फॉर यू कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, अच्छा खासा काम चल रहा है, सच में। और मैं प्रे करूंगी कि तुम आगे भी इतनी तरक्की करो। बट एक बात बोलूंगी, तुम जिस हैसियत पे हो और जिस लेवल पे हो ना, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड, क्योंकि ये इस लेवल पे आके ना सूट नहीं करता। तान्या, मुझे ना ऐसा लगता है कि जिस एटीट्यूड से तुम्हें सक्सेस मिलती है ना, वो एटीट्यूड तुम पे बहुत अच्छे सूट करता है। अब अगर इस ईगो से, इस एटीट्यूड से मुझे सक्सेस मिल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? समझना तुम्हें चाहिए कि जिस ईगो में तुम जी रही हो ना, जो तुमने ये डेल्यूजन वाली अपनी जिंदगी बना रखी है, इससे कुछ नहीं होता। खैर छोड़ो, तुम ये सब नहीं समझोगी, ना पहले समझी थी ना आप समझोगी, तभी तो यहाँ धक्के खा रही हो और जिंदगी भर धक्के ही खाओगी। बीबी, वो जो दुबई का हमने ट्रिप प्लान किया है ना, वो हम लोग अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते जाएंगे, और मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दूंगा ताकि तुम दुबई के लिए शॉपिंग कर सको, ठीक है ना?
सनी लेट इट बी ना, क्यों ये सब बोल रहे हो? कर रही है वो अपना काम, फालतू में जेलेसी होगी उसे। होना चाहिए चेतना, कर्मा कहते हैं इसे। कॉलेज में जिस एटीट्यूड के साथ इसने मेरी बेइज्जती की थी ना, आज तक वो बात दिल में चुभती थी, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूँ। खैर छोड़ो ये सब। ये बिरयानी के पैसे कितने हुए? 50 रुपए। 50 रुपए। रख लो। चेंज करा के लाती हूँ। एक सेकेंड। रख लो, टिप है मेरी तरफ से, शायद तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो चेतना। सर पूरे नॉर्थ इंडिया में वाटर की सप्लाई हमारे प्लांट से ही होती है, और अब हम एक और प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। ये उसका कोटेशन है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ। देखिए मैम, मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैडम यहाँ पर आएंगी, एक बार फाइल चेक करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। एक बार मैडम आ जाए फिर बात करते हैं। मैडम, मतलब इस कुर्सी पे कोई मैडम बैठती है? जी सर। स्ट्रेंज। कोई नहीं सर, आप वेट कीजिए, मैडम आती होंगी अभी। अब लीजिए सर, मैडम आ गई। मैडम गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड भाई, चेहरा ध्यान से देख ले। ये आपकी मैडम कैसे हो सकती है? ये तो बिरयानी बेचती है बेचारी। और तानिया जी, ये अपनी 30-40 रुपए की बिरयानी बाहर जाके बेचिए, क्योंकि यहाँ करोड़ों की डील होने वाली है। बाहर जाइए। ये पक्का यहाँ पे बिरयानी की डिलीवरी करने आई होगी, है ना? वही करने आई हो? सर प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। अपना तमीज़ से बात कीजिए, मैडम है हमारी, और यहाँ मैं कुछ भी सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। और आपको सिग्नेचर चाहिए ना अपने फाइल पे, जो सिग्नेचर देंगी ना वो मैडम देंगी। इस कुर्सी की असली हकदार मैडम है। अगर ये सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपका काम भी नहीं बन पाएगा। प्लीज़ मैडम। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मैम ये सनी सर है और इनकी वाइफ है। ये कोई कोटेशन लेकर आए, इनको कोई वाटर प्लांट के लिए बताना था कुछ। एक बार आप फाइल रीड कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, तुम जाओ। श्योर मैम। जी तो बताइए। तानिया मैम, वो दरअसल पूरे नॉर्थ इंडिया में जो वाटर सप्लाई होती है वो हमारी कंपनी की तरफ से ही होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जगहों पर पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग एक प्लांट और लगाना चाहते हैं। उसी की परमिशन के लिए ये फाइल तैयार की है हम लोगों ने। और आप अगर अपने पर्सनल ग्रजेस हमसे छोड़ दें तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इनिशिएटिव है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। डोंट वरी, पहले मैं चेक कर लेती हूँ आपकी फाइल, उसके बाद देखते हो। सॉरी मिस्टर सनी, बट आप क्या यहाँ पे मजाक करने बैठे हैं मुझसे? आपको क्या लगता है कि आप लोग इलीगल फाइल लेकर आएंगे और मैं इसको पास कर दूंगी, इस पे साइन कर दूंगी? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। इस चीज के लिए तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितने टाइम के लिए अंदर डलवा सकती हूँ? बेइज्जती करने आए हो यहाँ पर मेरी? बाहर कमी रह गई थी क्या कोई? तुम्हें क्या लगता है इसलिए इस कुर्सी पे बैठी हूँ ताकि 2 नंबर के काम कर सकूं मैं? फाइल पकड़ो और जाओ यहाँ से। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई तो रास्ता होगा, आप समझिए। इस प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी है, और अगर आपको इनकी बात का बुरा लग रहा है, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पुरानी बातें हैं ये सारी, इन्होंने गुस्से में आके कुछ बोल दिया, लेकिन वो तो पर्सनल मैटर है ना, उसको प्रोफेशनल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, हम तो लोगों का भी सोच रहे हैं, उनका भी बेनिफिट होगा। एक बार अच्छे से देखिए, 2-4 चीजें तो एडजस्ट हो जाती है। नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ना आपने मेरी बेइज्जती करी और ना ही मुझे कुछ बोला। बट टू बी ऑनेस्ट, आपके हस्बैंड ने तो बहुत ही कुछ बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल चीजों में मैं अपनी पर्सनल चीजें घुसाऊं। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब चीजें मिक्स करने का। और रही बात आपके इस फाइल की, तो ये इलीगल है मैडम। आई एम सॉरी, मैं चाह के भी ये काम नहीं कर सकती हूँ आपका। तो आप प्लीज अपनी ये फाइल उठाइए और जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं आपके इस काम के लिए
बेचारे गरीबों को बेघर नहीं कर सकती। निकलिए। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट एक बार खुद से समझा देता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो जो प्लांट हम लोगों को लगाना है वो जमीन बहुत इलीगल है, वो काफी सारे लोगों के घर तोड़े जाएंगे, वहाँ पे काफी सारे लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन मैम ये सब तो नॉर्मल है हमारे देश में ना। आप बहुत अच्छे से जानती हैं, अभी 2-4 लोगों को दिक्कत होगी, 2-4 लोग गालियां देंगे, कुछ दिन प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमारे देश का ही फायदा होगा ना इसमें। देखिए अगर मैं एक प्लांट और बढ़ाता हूँ तो उससे क्या है कि रोजगार मिलेगा, और एंड आई प्रॉमिस, देखिए मैं मानता हूँ कि आप अंडर द टेबल कुछ काम नहीं करती हैं। मैं काम करूंगा, जितने भी लोग वहां से बेघर होंगे, जिन लोगों का घर तोड़ा जाएगा, मैं उन सबको एक क्वार्टर दूंगा, और एंड आई मेक श्योर कि अपने प्लांट में जितने लोगों को जगह दे सकता हूँ, मतलब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम उसमें 70 लोगों को अपने प्लांट में जगह दूंगा, आई प्रॉमिस। और जो भी मैंने बदतमीजी की उसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी तानिया। देखो हम लोग बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और देखो तुम समझ सकती हो कि एक लड़के के लिए रिजेक्शन कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और उस टाइम जवानी का जोश था यार, अब समझदार हो गया हूँ मैं, शादी कर ली है, फैमिली है, और 20 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर अभी लॉस हुआ ना तो मैं माइनस में चला जाऊंगा, ट्रस्ट मी। आप एक बार प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कर लो एज अ फ्रेंड। अगर हम लोग वो बातें भूल जाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई इलीगल काम होगा ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इलीगल है, लेकिन आटे में नमक जितना फ्रॉड तो हर इंसान करता है, और देश के लिए जरूरी भी है, क्योंकि देश को बदलना है तो कुछ गलत चीजें करनी पड़ेगी, तभी कुछ सही चीजें हो पाएंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बस 2 सिग्नेचर चाहिए, एंड आई प्रॉमिस के मैं खुद आपको थैंक यू बोलूंगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिस हिसाब से पर्सनालिटी है कि आपके ऊपर एक सुपर डुपर लग्जरी कार बहुत ज्यादा सूट करेगी। यू नो आप कहाँ ये सरकारी गाड़ी में घूम रही हैं, और मैं तो बचपन से आपको जानता भी हूँ, रेड कलर आपका फेवरेट है, तो ये सिग्नेचर होते ही कल शाम तक आपके घर पे एक सुपर डुपर लग्जरियस कार मैं खुद डिलीवर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। क्यों? तो दिस इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, राइट? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम ये हो वो हो, तुम्हारी कंपनी की सीईओ है तुम्हारी वाइफ, 2 नंबर का काम कर रहे हो तुम। ये कमाया तुमने, इस काम का घमंड है तुम्हें? हाँ, इस काम का एटीट्यूड लेके लोगों के सामने तुम रौब झाड़ रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन गरीबों को बेघर होने दूंगी जिन लोगों की वजह से इस कुर्सी पे बैठी हूं मैं? सीरियसली, मैं तुम जैसे घटिया लोगों के 2 नंबर के काम करने नहीं बैठी हूं यहाँ। मैं लोगों के सपोर्ट के लिए यहाँ बैठी हूँ, लोगों की भलाई के लिए यहाँ बैठी हूँ, और उन्हीं लोगों ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए, तो मैं उनके साथ तो गलत नहीं कर सकती। और क्या कहा तुमने कि पर्सनल चीजें, कार गिफ्ट कर दोगे, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। आई एम सॉरी, जिन बातों की तुम बात कर रहे हो ना वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है मेरे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दुश्मनी है, कोई नफरत है तुमसे? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम अपने दिल में इतनी नफरत लेके बैठे हुए हो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, और इसीलिए ना बाहर भी मैंने तुम्हें कुछ जताया नहीं, क्योंकि शो ऑफ करने की आदत नहीं है। और अगर मैंने शो ऑफ कर भी दिया तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? सिर्फ इसीलिए तो छोड़ा था मैंने तुम्हें, और देखो आज तुम मेरे ही सामने कुर्सी पे बैठे हो मेरे सिग्नेचर के लिए। बट आई एम रियली सॉरी, इस काम में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर कोई लीगल काम हुआ ना तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि यही तो काम है मेरा, लोगों की मदद करना। पर मैं ये 2 नंबर का काम नहीं कर सकती। तो ये फाइल पकड़ो और किसी और के पास जाओ। जितना फाइल उठाओ। देखिए तानिया मिश्रा जी, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं। प्रॉमिस, आपका सब्स्टिट्यूट बहुत जल्दी निकालूंगा मैं। सी यू सून। ये ले भिखारी, खा लेना। धन्यवाद दीदी। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। एक मिनट। बेटा, आप ऐसे यहाँ बाहर सीढ़ियों पे क्यों बैठे हो मंदिर के बाहर? आपको तो अपने घर जाना चाहिए।
छोड़ो ना दीदी, मजबूरी है। पर बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बताओ क्या बात है। आप बहुत छोटे हो, आप ऐसे यहाँ बाहर बैठ के भीख मांग रहे हो, आपको कोई ऐसे खाना देकर जा रहा है, आपके घर पे कोई नहीं है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ। अरे दीदी, आप जानकर क्या ही करोगी। बेटा शायद मैं जानकर आपकी कोई मदद कर दूं, आप प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसे आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ ऐसे बाहर बैठे हो सीढ़ियों पर, और ऊपर से आप एक लड़की हो। बेटा यहाँ आसपास बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, और आप ऐसे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो। अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूंगी, आपको खाना खिला दूंगी। अच्छा एक मिनट, आपके मम्मी पापा तो होंगे ना, आपका घर बार होगा, तो क्या आपके मम्मी पापा आपसे ये सब काम करवा रहे हैं? आप अपने घर जाओ ना बेटा। अच्छा दीदी, आप इतना पूछ रही हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब थे मेरे परिवार में। बस मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी और मेरे पापा घर पर एक और लड़की लिया है जिसे मैं जानती भी नहीं थी। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो जो दूसरी लड़की आई थी ना, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोफिया, सोफिया इधर आ बेटा। जी पापा। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। गुड। अब एक काम करो, अपनी माँ के लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ, समझ में आया? क्योंकि आज के बाद तुम्हें इनका ध्यान रखना है, इनकी दवाइयों का, इनके खर्चों का, सब तुम्हें संभालना है। जाओ। लेकिन पापा आपको पता तो है मुझे चाय बनानी नहीं आती। और हाँ, यही वजह रही थी कि आपने मम्मा को डिवोर्स दिया है। उन्हें डिवोर्स देते हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और अब दूसरी मम्मा लिया है। बेटा अगर चाय बनानी नहीं आती तो सीखो ना। अब तुम्हारी प्यारी सी माँ का ख्याल कौन रखेगा मुझे बताओ? तुम्हें रखना पड़ेगा ना। इनके पैर दबाना, इनके लिए चाय बनाना, इनके लिए खाना बनाना। कोर्ट से मैंने तुम्हें मांगा क्यों है? ताकि मुझे एक फ्री की काम वाली मिल सके। लेकिन तुम तो बात समझ ही नहीं रही हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हाँ, उसे तो मैं धोखा दे ही रहा था। वो क्या है ना कि हमारे बाप दादा ने जिंदगी में कुछ किया नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि हम लोग आराम से रह सके। लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद समझ में आया कि 25,000 की नौकरी नहीं, अगर किसी लड़की से शादी कर ली जाए तो प्यार में गिरा के उसकी प्रॉपर्टी भी उससे ली जा सकती है। वो तो तुम्हारी माँ बेवकूफ है जिसको लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे एक बच्ची है उसकी, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ उससे? और अगर उससे कोई प्यार करेगा भी तो मतलब ही होगा ना उसका। डंप है यार, कसम से डंप है वो। ये जो है ना, 4 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों यही प्लान कर रहे थे कि जिंदगी में क्या करें, इसके माँ बाप को कैसे मनाएं, लेकिन मुझे कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने तरीका निकाला, मैंने समझाया इसको, बेबी देखो जिंदगी में अगर कुछ करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इसीलिए इसने 1.5 साल के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन मैं इसके लिए बहुत लॉयल था, मैंने इसका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने जो इससे कहा वो किया। 2 दिन बाद सीधा इसको यहाँ लेके आया और 1 हफ्ते बाद हम लोग शादी भी करने वाले। लेकिन हाँ बेटा, भी प्लान बचा हुआ है। जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लेके आया हो ना, रहने के लिए रोटी दे रहा हूँ, रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, खाने के लिए रोटी दे रहा हूँ, वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे झाड़ू पोछा, बर्तन, अपनी माँ का ख्याल रखना, सब कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई का क्या है? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं तुम्हें, क्योंकि माँ तो तुम्हारी रही नहीं, बाप तुम्हारा पहले मर गया। अब जिंदगी तो तुम्हारी वैसे ही खराब है। लेकिन हाँ, एक श्योरिटी है मेरे पास, तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह है, परमानेंट, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? मैं घर का कुछ काम नहीं करूंगी। ये इस घर में आई है, ये घर का सारा काम करेंगी, न कि मैं इस घर में आई हूँ। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि आपने मम्मा को क्यों छोड़ा था और इनकी प्रॉपर्टी भी ले ली। यार ये तुम्हारी बेटी, कितनी जबान चलती है इसकी, इसको मुंह बंद करा यार, कितनी बकवास कर रही है ये। पापा आपने मम्मा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखना मैं कोर्ट में जाकर ना मम्मा को उनकी सारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी। देख बेटा, कोर्ट में तो जाके कुछ भी बोल ले, कुछ प्रूफ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरी माँ और मेरा डिवोर्स हो चुका है। समझ में आया? और बच्चों की सुनवाई कौन सुनता है? बच्चों को हल्का सा डांट दो तो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं। कुछ नहीं होगा सोफिया, 2 ऑप्शन है तेरे पास। या तो उस घर में रह के सारे काम कर, आई प्रॉमिस तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। सुबह उठ और जब काम ना हो तो टीवी भी देख लियो, फोन चला लियो। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि इस गेट से बाहर निकल, सड़क पे जाके भीख मांग, क्योंकि तेरी माँ तो तेरी जिंदगी में अब नहीं आने वाली। और अगर तूने मुझसे भी बिगाड़ ली तो तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब डिसीजन तेरा है। पापा ये मेरी मम्मा नहीं है और मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी।
और पापा मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया और इन्हें चूज किया। पापा मैं ना मम्मा को सब सच बता दूंगी। मुझे तो लगता है ये अपनी माँ पे ही गई है। इसकी माँ भी तो ऐसे कैची की तरह जबान चलती है इसकी, और ये भी वैसी ही है, घटिया सी है यार। मुझे चाहिए ही नहीं है घर पे, इसको भगाओ ना तुम यहाँ से। टाइम वेस्ट करे, मेरे सर दर्द हो गया। बेबी शांत शांत, चुप। एक शब्द और। अरे पहली बार मेरी होने वाली बीवी घर पे आई है, तूने नाराज कर दिया उसको। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है, चल निकल यहाँ से। तू रहेगी नहीं, अब कोई दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं मुझे, जा। मैं बदतमीज नहीं हूँ, आप लोग बदतमीज हो, और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी। मैं बता रही सनी, मैं अगर इस घर में रहूंगी ना तो ये लड़की मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं। इसको तुम अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। तो एक काम कर, निकल यहाँ से, निकल। पापा मैं बोल रही हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ। शांत हो जा, कोई बात नहीं। हमारे घर में अब कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो बस मैं भी यहाँ मंदिर पे आके बैठ जाती हूँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेती हूँ, वरना तो पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता है। जैसे कि आज आप मुझे खाना दे रही हो तो ये खा लूंगी, अब पूरे दिन में पता नहीं कौन खाना देगा या फिर नहीं देगा। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश नहीं करी? I mean, जो आपकी पहले वाली मम्मा थी, अब शायद वो आपकी कोई मदद कर दे, आप उनसे नहीं मिले? मैम साहब कोशिश तो बहुत की थी बताने की, लेकिन ना ही मेरे पास फोन था, ना ही मुझे मम्मी का नंबर पता था। बस अब उनके लौटने का इंतजार है, कब वो आएंगी और कब मुझे मिलेंगी, और मैं उनके गले लग जाऊं और मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। तो फिर तो आप अपनी मम्मा को बहुत मिस करते होगे ना, क्योंकि आप तो उस घर में बिल्कुल खुश नहीं थे, और ऊपर से उन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। तो अब तो आप चाहते होगे ना कि आपकी मम्मा आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, या आप उनको मिस नहीं करते बिल्कुल भी? जी मैम साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मम्मी आप? हाँ बेटा, मैं आपको अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बेटा आप इतना सब कुछ झेल रहे थे अकेले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उनके माँ बाप का उनके ऊपर साया होना चाहिए, उस उम्र में आप यहाँ ऐसे मंदिर के बाहर बैठे हो, भीख मांग रहे हो। पता नहीं लोग आपको किसी दिन खाना देते होंगे तो आपका पेट भरता होगा, वरना आपको भूखा रहना पड़ता है। बेटा आई एम रियली सॉरी, आई नो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं आपको छोड़कर चली गई, पर मेरी मजबूरी थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आपके पापा आपके साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैं तो वहाँ बस ये सोचकर खुश रहती थी कि चलो मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ तो है ना, वो खुश होगी उनके साथ। अगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया होता ना कि आप इतना परेशान हो, तो मैं कब का अपने साथ आपको लेकर चली गई होती। अच्छा हुआ मम्मा कि आप वापस आ गए, मैं तो आपसे नफरत करने लगी थी। मुझे लगा था कि जैसे पापा निकले वैसे आप निकली होंगी, आप मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा आपको पता है वो लोग मुझे इतना ज्यादा काम करवा देते, मुझे ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने देते थे, घर का सारा काम मैं करती थी, और वो लोग मजे से बैठे रहते थे। और मैंने उनसे पढ़ने के लिए भी बोला, उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी। मम्मा मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। और मम्मा आज से आप वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे कहीं मिली नहीं। बेटा आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा ना, बट आई विल मेक श्योर कि आपके पापा इस चीज का पे जरूर करेंगे। अरे उसने अपनी खुद की बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, नौकरों की तरह ट्रीट किया। अरे तुम इंसान हो, कोई जानवर थोड़ी, और वो भी किस लिए? एक दूसरी औरत के लिए। अरे उसे तो तभी डूबकर मर जाना चाहिए था जब उसने दूसरी शादी करी, मुझ पर चीट किया। फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, इंसान आगे तो सुधर जाएगा ना। और जब मुझे लगा कि वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो मैं सच में सोचती थी कि मुझसे प्यार ना सही, पर अपनी बेटी से तो वो प्यार करता है। पर मैं गलत निकली, ना उसे मुझसे प्यार था, ना ही अपनी बच्ची से। वो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है। और तुम्हें देखो किस हालात में डाल दिया, तुम्हारी पढ़ाई रोक दी, नौकरों की तरह घर में काम करवाया। बेटा आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा उन सारी चीजों का हिसाब देंगे जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और वो वापस आ गई है। अब
अब से मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और वो सारी खुशियां डिजर्व करती है जो अभी तक उसने खो दी थी। हाँ मम्मा, जब आपने उनसे शादी की थी मैंने आपसे जब भी बोला था कि वो अंकल अच्छे नहीं है, वो हम दोनों को खुश नहीं रखेंगे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन अब आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी मम्मा अब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी, आप कभी अकेले नहीं रहोगे। और बेटा आप फिर से स्कूल भी जाओगे, वो सारी चीजें करोगे जो आपकी उम्र के बच्चे करते हैं, नए नए दोस्त बनाओगे, उनके साथ खेलोगे, अपनी मम्मा के साथ रहोगे। और चिंता मत करो, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको पापा का प्यार भी दूंगी। अब चले अपने घर, चलो।